आज जब हम इजराइल को देखते हैं तो हमें लहलहाते खेत दिखते हैं, हमें मीठे फल और सब्जियां दिखती हैं। ऐसा लगता है मानो ये धरती हमेशा से ऐसी ही उपजाऊ रही होगी। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। सच एक कहानी है जो संघर्ष और मेहनत से लिखी गई है। आज से कई दशक पहले इजराइल की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान था। दूर दूर तक रेत के टीले थे। यहां की मिट्टी में नमक और पत्थर थे। पानी का नामोनिशान तक नहीं था। बारिश बहुत कम होती थी, लगभग ना के बराबर। खेती करना तो दूर, यहां पीने का पानी मिलना भी एक बड़ी चुनौती थी। लोगों को लगता था कि इस बंजर धरती पर कभी कुछ नहीं उग सकता। दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते थे कि इजराइल की भौगोलिक स्थिति खेती के लायक नहीं है। वे कहते थे कि इस जमीन पर मेहनत करना अपना समय और संसाधन बर्बाद करने जैसा है। लेकिन कुछ लोग थे जिनके मन में एक जिद थी। वे किसान थे, वैज्ञानिक थे और नए देश के नागरिक थे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम इस रेगिस्तान को एक बगीचे में बदल देंगे। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं। आपकी जमीन सूखी और बंजर है। आपके पास पानी नहीं है, जो थोड़ा बहुत पानी है वह भी खारा है। आप बीज बोते हैं, लेकिन पौधे उगने से पहले ही मर जाते हैं। यह इजराइल के शुरुआती किसानों की रोज की कहानी थी। उनके लिए पानी किसी सोने या हीरे से कम नहीं था। हर बूंद का हिसाब रखा जाता था। वे जानते थे कि अगर पानी बर्बाद हुआ तो उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। उनका पूरा जीवन पानी के इर्द गिर्द घूमता था। वे बादलों को उम्मीद से देखते थे, लेकिन बादल अक्सर बिना बरसे ही चले जाते थे। इन किसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और नए विचारों को मिलाना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि कौन सी फसलें कम पानी में उग सकती हैं। उन्होंने खारे पानी को साफ करने के छोटे छोटे प्लांट बनाए। किसानों के संघर्ष ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल था, पानी को बर्बाद होने से कैसे रोका जाए? इसका जवाब एक इंजीनियर और किसान सिमचा ब्लास ने दिया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पतली पतली पाइपों का जाल बिछाया जाता है। इन पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो ठीक पौधे की जड़ के पास होते हैं। इन छेदों से पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों में टपकता है। इस तकनीक को ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई कहा गया। यह एक जादू की तरह था। जहां पहले हजारों लीटर पानी लगता था, अब वही काम कुछ 100 लीटर में होने लगा। पानी की 90% से ज्यादा बचत होने लगी। यह तकनीक इजराइल की कृषि के लिए एक वरदान साबित हुई। ड्रिप इरिगेशन का कमाल सिर्फ पानी बचाने तक सीमित नहीं था। इस तकनीक ने खेती करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब किसान पानी के साथ साथ खाद और पोषक तत्वों को भी घोलकर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते थे। इसे फर्टिगेशन कहा गया। इससे खाद की भी बचत हुई और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहा। तकनीक का सफर यही नहीं रुका। इसके बाद आए स्मार्ट ट्रैक्टर। ये सिर्फ खेत जोतने वाली मशीनें नहीं हैं। ये चलते फिरते कंप्यूटर हैं। इनमें जीपीएस लगा होता है जो इन्हें बताता है कि खेत के किस हिस्से में जुताई करनी है, कहां बीज बोना है और कहां खाद डालनी है। ये ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के भी काम कर सकते हैं। इजराइल के किसानों ने सिर्फ पानी की कमी से ही नहीं, बल्कि मौसम की अनिश्चितता से भी लड़ना सीखा। कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी पाला। ये सब फसल को बर्बाद कर देते थे। इस समस्या का समाधान मिला ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की तकनीक में। यह एक ऐसा घर होता है जो प्लास्टिक या कांच की चादरों से ढका होता है। इसके अंदर किसान अपनी मर्जी का मौसम बना सकते हैं। वे तापमान, नमी और रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब उन्हें बारिश या धूप का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे बेमौसम भी कोई भी सब्जी या फल उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस ने किसानों को मौसम का गुलाम होने से आजाद कर दिया। इस नियंत्रित वातावरण का फायदा सिर्फ बेमौसम खेती तक ही सीमित नहीं था। ग्रीन हाउस के अंदर फसलें बाहरी दुनिया के कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से भी सुरक्षित रहती हैं। इससे कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। जब कीटनाशक कम इस्तेमाल होते हैं तो फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और वह सेहत के लिए भी अच्छी होती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस के अंदर ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल और भी प्रभावी हो जाता है। इजराइल ने ग्रीन हाउस तकनीक को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। वहां के ग्रीन हाउस पूरी तरह से स्वचालित हैं। कंप्यूटर सिस्टम तापमान, नमी, पानी और खाद की मात्रा को अपने आप नियंत्रित करता है। सेंसर लगातार पौधों की सेहत पर नजर रखते हैं। यहां तक कि ग्रीन हाउस की छतें भी स्मार्ट हैं। वे सूरज की रोशनी के हिसाब से अपने आप खुलती और बंद होती हैं। इजराइल की खेती अब सिर्फ जमीन पर नहीं होती,
ये आसमान से भी नियंत्रित होती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सैटेलाइट और ड्रोन ने खेती में एक नई क्रांति ला दी है। सैटेलाइट हजारों किलोमीटर ऊपर से खेतों की तस्वीरें लेते हैं। ये तस्वीरें साधारण नहीं होती। ये हमें बताती हैं कि खेत के किस हिस्से में फसल अच्छी है, कहां कमजोर है, कहां पानी की कमी है और कहां पोषक तत्वों की। इस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इससे किसान को पूरे खेत की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। उसे एक एक पौधे के पास जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां सैटेलाइट दूर से बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, वहीं ड्रोन पास आकर छोटी छोटी जानकारियां देते हैं। ड्रोन एक छोटे हवाई जहाज की तरह होते हैं, जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। किसान अपने खेत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर बहुत ही हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे यह भी देख सकते हैं कि पत्तों पर कौन से कीड़े बैठे हैं। कुछ ड्रोन में तो स्प्रे करने की सुविधा भी होती है। अगर ड्रोन को किसी हिस्से में कीड़े दिखते हैं, तो वह वहीं पर दवा का छिड़काव कर देता है। इससे किसान को खुद खेत में जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता और काम भी बहुत जल्दी और असरदार तरीके से हो जाता है। ये तकनीक किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। आसमान से होती यह निगरानी इजराइल के किसानों को उनकी जमीन और फसल को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही है। इजराइल की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। यह हर उस किसान के लिए एक प्रेरणा है जो पानी की कमी, खराब जमीन और मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहा है। भारत, जहां आज भी लाखों किसान इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक है पानी का सम्मान करना। हमें यह समझना होगा कि पानी एक अनमोल संसाधन है। दूसरा सबक है तकनीक को अपनाने का। भारत में कई किसान आज भी पारंपरिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। हमें उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना होगा। पॉली हाउस, सेंसर आधारित खेती और ड्रोन जैसी चीजें सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें कृषि को एक विज्ञान के रूप में देखना होगा, सिर्फ एक परंपरा के रूप में नहीं। तीसरा सबक है एकीकृत और टिकाऊ खेती का। हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। इजराइल की तरह हमें भी जैविक नियंत्रण और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा। हमें अपनी जमीन के स्वास्थ्य को बचाना होगा। यह तभी होगा जब किसान को यह विश्वास होगा कि टिकाऊ खेती से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सबसे आखिरी और जरूरी सबक है किसानों के प्रति हमारा नजरिया। इजराइल में किसान को एक उद्यमी और एक वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। भारत में भी हमें किसानों को सिर्फ अन्नदाता कहकर जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें वो सारे संसाधन, ज्ञान और सम्मान देना होगा जिसके वे हकदार हैं। इजराइल ने यह साबित किया है कि अगर सही नीयत, सही तकनीक और किसानों की मेहनत एक साथ मिल जाए तो रेगिस्तान में भी सोना उगाया जा सकता है। भारत की जमीन और यहाँ के किसान तो इजराइल से कहीं ज्यादा बेहतर है। जरूरत है बस उस जिद और जुनून की जो हर चुनौती को अवसर में बदल दे।